फेरुशियो लैम्बोर्गिनी एक ऐसा शख्स जिसने वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लग्जरियस कार ब्रांड बनाया, पर बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि सुपर कार बनाने से पहले उनकी इटली में बहुत बड़ी ट्रैक्टर कंपनी थी। और इससे भी कम लोगों को ये पता होगा कि ट्रैक्टर टाइकून होने से पहले ये एक युद्धबंदी भी थे। फेरुशियो के इंजीनियरिंग स्किल्स ने उन्हें वर्ल्ड के कुछ बेस्ट ट्रैक्टर्स बनाने में मदद की, बट एनजो फरारी से आर्गुमेंट होने के बाद उन्होंने अपने रास्ते कम्प्लीटली चेंज कर दिए और दुनिया की बेस्ट सुपर कार बनाने के लिए निकल पड़े, जिसके कारण इन दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए वापस चलते हैं 1916 में इटली के छोटे शहर में। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी के माता और पिता अंगूर की खेती करते थे। उस समय इटली में जिंदगी जीना मतलब बहुत मुश्किल था। वर्ल्ड वॉर के बाद इस कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। फूड शॉर्टेज के कारण यहाँ के सिटीजन्स को कई दिनों तक 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, पर फेरुशियो हमेशा अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे से देखता था। फेरुशियो ने अपना सारा बचपन उनके पेरेंट्स के साथ खेतों में काम करके बिताया था। फेरुशियो के फादर को लगता था कि उनके बाद उनका बेटा ये फार्म संभालेगा, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा था। पर फेरुशियो के कुछ अलग ही प्लान्स थे। खेतों में काम करते करते लैम्बोर्गिनी को हार्डवर्क की वैल्यू करना पता था। खेतों में काम करते करते उन्होंने अपने पैशन को भी ढूंढ लिया था। लैम्बोर्गिनी फैमिली के पास एक ट्रैक्टर था। फेरुशियो हर रोज ट्रैक्टर के पार्ट निकालने में और उसे जोड़ने में घंटों समय बिताती थी। उस समय ऑटोमोबाइल की नई नई शुरुआत हुई थी और फेरुशियो को खेतों में काम करने से ज्यादा इंजन्स में इंटरेस्ट आने लगा था। अब यहाँ पे फेरुशियो को एक बड़ा फैसला लेना था कि उसे अब अपने फैमिली का ट्रेडिशन यानी फार्मिंग करनी चाहिए या अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। और फेरुशियो अपने पैशन इंजीनियरिंग को चुनते हैं और प्राइमरी स्कूल छोड़ के इंजीनियरिंग करने के लिए बोल्गोना के टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद फेरुशियो को जल्दी मैकेनिक का जॉब मिलता है और ज्यादा समय हुआ ही नहीं था कि फिर से एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और यहाँ से फेरुशियो को रॉयल इटालियन फोर्स में शामिल किया जाता है। और यहाँ पे जब फेरुशियो के मैकेनिकल एबिलिटीज को पहचाना गया तो उसे आर्मी के ट्रक्स ट्रैक्टर मेंटेन करने के लिए रोड्स के ग्रीक आइलैंड पर भेजा जाता है। उस समय फेरुशियो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चल के उनका यही एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला था। 1943 में इटली ने वॉर एंड एग्रीमेंट पे साइन करके युद्ध में उनकी भागीदारी समाप्त हो गई, ऐसी अनाउंसमेंट कर दी थी। इस एग्रीमेंट के बाद इटालियन सैनिकों पर जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया था, पर फेरुशियो को जर्मनी के आर्मी ने यहाँ एज ए सिटीजन के रूप में रहने के लिए कहा और इसी आइलैंड पे फेरुशियो अपना मैकेनिकल वर्कशॉप ओपन करते हैं। लेकिन जब 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा था तब जर्मनी को हार का सामना करना पड़ता है और इसीलिए शुरुआत में दूसरी सेना फेरुशियो के साथ आइलैंड पे रहने वाले सभी लोगों को बंदी बना लेते। पर कुछ टाइम बाद इस सेना को फेरुशियो के मैकेनिकल स्किल्स के बारे में पता चलते ही ये सेना फेरुशियो को 1 साल तक गाड़ियां ठीक करने के लिए कहते हैं और 1946 में ये आर्मी फेरुशियो को इटली में अपने घर जाने की परमिशन देते हैं और यही से लैम्बोर्गिनी की असली कहानी की शुरुआत होती है। इटली से लौट आने के बाद फेरुशियो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। उन्हें लंबे समय तक कोई जॉब नहीं मिलता, इसलिए वो काफी टाइम तक एज अ मैकेनिक काम करते हैं। पर कुछ समय बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें कुछ अलग करना चाहिए। जब वो इटली से वापस आए तो उन्होंने देखा कि मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। उन्होंने नोटिस किया कि वर्ल्ड वॉर के बाद पुअर फार्मर्स अपनी खेती के लिए ट्रैक्टर सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और सिर्फ यही बात नहीं थी, बल्कि वर्ल्ड वॉर के बाद पेट्रोल की प्राइस भी काफी बढ़ गई थी, इसलिए बहुत सारे फार्मर्स अपना ट्रैक्टर भी नहीं चला पा रहे थे। फेरुशियो ये सभी चीजें उनके आसपास होते हुए देख रही थी और उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना इनमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए। और इसी वक्त इटालियन गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक रिबिल्ड करने के लिए पुराने व्हीकल्स की नीलामी कर रही थी और ये फेरुशियो के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। फेरुशियो ने कई सालों तक व्हीकल्स पर काम किया था, इसलिए उन्हें एग्जैक्टली पता था कि अब क्या करना है। फेरुशियो क्या करते हैं, ऑक्शन में से ऐसे इंजन खरीदते हैं जो प्राइस में चीप हो और जिन्हें मॉडिफाई भी किया जा सकता है। फेरुशियो ने अपने नए डिजाइन में फ्यूल ऑटोमाइजर का यूज किया। इस फ्यूल ऑटोमाइजर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में पेट्रोल की जरूरत होती थी, पर एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद ये डीजल पे रन होता था। ये फेरुशियो के द्वारा किया गया बहुत ही इनक्रेडिबल इनोवेशन था और इस इनोवेशन से फेरुशियो अपने कंट्री की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले थे। और यही से फर्स्ट लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर की शुरुआत होती है। उन्होंने कॉस्ट कम करने के लिए अपने ट्रैक्टर की फ्रेम स्मॉल रखी। लैम्बोर्गिनी ने बहुत ही वेल मेड इंजन बनाया, पर मार्केट में फिएट ट्रैटोरी, लैंडिनी ये ट्रैक्टर ब्रांड पहले से डोमिनेट कर रहे थे और नए ट्रैक्टर ब्रांड के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। इतने इफेक्टिव डिजाइन होने के बावजूद भी लैम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर काफी धीरे धीरे सेल हो रहे थे। लैम्बोर्गिनी खुद से हफ्ते में एक ट्रैक्टर बनाते थे और उनकी कॉस्ट कटिंग टेक्निक से धीरे धीरे ट्रैक्टर्स की सेल बढ़ने लगी और जल्दी कुछ समय बाद उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री ओपन कर ली और ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ स्टाफ हायर कर लिया। पर अब और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और बड़े ट्रैक्टर कंपनीज के साथ कम्पीट करने के लिए उन्हें और पैसों की जरूरत थी। इसीलिए फेरुशियो के पिता ने उन्हें बैंक लोन के लिए फैमिली का फार्म यूज करने की परमिशन दे दी और इन्हीं पैसों से फेरुशियो ने काम करने के लिए 1000
मोटर खरीद ली। अब फेरुशियो अपने बिजनेस को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, पर बिजनेस लोन लेने की वजह से अगर फेरुशियो की कंपनी फेल हो जाती है तो उनको उनका फैमिली का खेत बेचना पड़ सकता था। पर अपनी अच्छी टेक्निकल स्किल्स के कारण फेरुशियो सक्सेसफुली मार्केट में ग्रो करते हैं। और इसके अलावा भी फेरुशियो के पास एक चाल थी। अब तक वो ब्रिटिश इंजन को मॉडिफाई करके इंजन बना रही थी, पर अब उन्होंने खुद का इंजन बना लिया था। अब इसी टाइम पे एक अच्छी बात यह होती है कि इटालियन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है कि जो भी इटालियन फार्मर्स इटालियन मेड मशीनरीज खरीदेंगे उन्हें इटालियन गवर्नमेंट लोन देगी। और क्योंकि फेरुशियो अपना खुद का इंजन बनाते थे, इसलिए उनके ट्रैक्टर्स की डिमांड काफी बढ़ गई। अब इस पॉइंट पे लैम्बोर्गिनी 200 ट्रैक्टर पर ईयर बनाने लगी और फेरुशियो ने प्रोडक्शन और भी बढ़ा लिया और लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर इटली की वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैक्टर कंपनी बन गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि फेरुशियो कंट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन गए। फेरुशियो के लाइफ में ये सब कुछ तो चल ही रहा था, पर उन्होंने किसी तरह टाइम निकालकर अपनी फिएट टोपोलिनो कार मॉडिफाई की। उन्होंने क्या किया, इस कार को एक बड़ा इंजन लगाया और इसकी बैक सीट निकाल दी और इस कार को लेकर इटली की सबसे बड़ी रेस में हिस्सा लिया। फेरुशियो अपनी इस मॉडिफाइड कार को सम ऑफ द बिगेस्ट कार जैसे कि अल्फा रोमियो, फरारी, मेसर्टी इनके अगेंस्ट रेस लगाने के लिए एक्साइटेड थे। पर रेसिंग के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फेरुशियो की कार रेस्टोरेंट के साइड में टकरा जाती है और ये इंसिडेंट उनकी लाइफ का रेसिंग करियर एंड करने वाला साइन था और यहाँ से उनके लाइफ की डायरेक्शन पूरी तरह से बदल जाती है। अपना रेसिंग करियर खत्म होने के बावजूद भी फेरुशियो के पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी कार्स खरीदी थी। स्पेशली उन्हें लग्जरी कार्स काफी पसंद थी। 1950 में इटालियन मैन्युफैक्चरर्स कार इंडस्ट्री में सबसे आगे थे। इटालियन मैन्युफैक्चरर्स के कार्स में इतनी एलिगेंस, ब्यूटी होती थी कि जर्मन, ब्रिटिश, अमेरिकन इनके आसपास भी नहीं थी। 20th सेंचुरी के दौरान इटालियन मैन्युफैक्चरर्स ने अल्फा रोमियो, फियाट, मेजर्टी और फरारी जैसी लग्जरियस कार बनाई थी और ये सभी कार्स फेरुशियो के पास थी। पर इन सभी कार्स को चलाते समय उन्हें हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाती थी जो कार्स को उनकी नजर में परफेक्ट बनाने से रोकती थी। फरारी 250 जीटी जो सबसे लग्जरियस कार थी जो फेरुशियो ने खरीदी थी। फरारी को सक्सेस का साइन माना जाता था और फेमस सेलिब्रिटीज और रिच लोग ही इसे चलाते थे। लेकिन फेरुशियो को अपनी फरारी इतनी पसंद नहीं थी। उन्होंने अपनी 250 जीटी को इतना खराब और नॉइसी बताया कि उनके हिसाब से ये कार रोड पे चलाने लायक भी नहीं थी। बार बार इस कार को चलाने के बाद फेरुशियो ने नोटिस किया कि इस कार का क्लच कुछ ठीक नहीं है और इसलिए उन्होंने अपने फैक्ट्री के मैकेनिक को इस क्लच को चेक करने के लिए कहा। इस क्लच को चेक करने के बाद दोनों फेरुशियो और मैकेनिक बहुत शॉक हो गए जब उन्हें ये बात पता चली कि इतनी लग्जरियस, हाई परफॉर्मेंस, इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव कार में वही सेम क्लच यूज किया है जो लैम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर्स में है। फेरुशियो ने जल्दी इस क्लच को अपग्रेड करके ऐसा क्लच लगाया जो फरारी को सूट हो सके और इमीडिएटली इस प्रॉब्लम को बताने के लिए फरारी के फाउंडर एंजो फरारी को मिलने को चले गए। एंजो फरारी अपने एंग्री टेम्पर के लिए जाने जाती थी, पर फेरुशियो को लग रहा था कि वो तो सिर्फ फरारी की मदद कर रहा है। पर आश्चर्य की बात यह है कि एंजो ने इसे इस तरह नहीं देखा। इनफैक्ट एंजो फेरुशियो पे गुस्सा हो गए। उन्होंने फेरुशियो से कहा कि क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। तुम्हें फरारी कैसे चलाते ये पता नहीं और इसीलिए तुमने क्लच तोड़ दिया। और वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने फेरुशियो से कहा कि तुम मुझे कार बनाने दो और तुम अपने घटिया ट्रैक्टर्स ही बनाते रहो। ये इंसल्ट फेरुशियो के लिए बहुत पेनफुल थी। वो तो एंजो को इक्वल उन्हीं की तरह एक सेम मैकेनिक समझते थे, पर फेरुशियो यहाँ पे खुद को बहुत ही छोटा और अपमानित महसूस करके चले गए। और इसी दौरान फेरुशियो ने कसम खाई कि अब वो खुद की कार बनाएगा जो फरारी से भी बहुत बेटर होगी। इनफैक्ट एक कार दुनिया की सबसे अच्छी कार होगी और यही परफेक्ट कार बनाने के लिए लैम्बोर्गिनी कार कंपनी की शुरुआत हुई। लग्जरी स्पोर्ट्स कार इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए और एंजो फरारी से बदला लेने के लिए फेरुशियो ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। उन्होंने फरारी के चीफ इंजीनियर्स को अप्रोच किया और सही टीम के साथ मिलकर फेरुशियो ने 4 महीने में होने वाले टरीन ऑटो शो को टारगेट किया, जहां वो अपनी कार को शो करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगमन की अनाउंसमेंट करने वाले थे। 4 महीने में कार डिजाइन और इंजन बनाना आसान नहीं था, पर फेरुशियो के पास इतने साल का एक्सपीरियंस था और कैपेबल टीम थी जो ये कर सकती। पर यहाँ पर एक इशू होता है, कार में इंजन ही नहीं था। फेरुशियो के अपने टीम मेंबर से इंजन के यूज के लिए आर्गुमेंट हो जाती है। मतलब 1963 में ऑटो शो के लिए उनके पास समय पर कुछ भी नहीं था, पर फेरुशियो के पास एक आइडिया था और उन्होंने क्या किया, इंजन को ईंटों से भर दिया ताकि कार इतनी नीचे रहे कि जमीन पर लगे और लगे कि इसमें इंजन है। शो के दौरान कार का जो हेड कवर था उसे बंद रखा गया और फॉर्चुनेटली किसी ने कवर निकालकर देखने के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं की और विदाउट इंजन लैम्बोर्गिनी की नई कार को काफी अटेंशन मिल गया और शो के बाद कार को प्रोडक्शन के लिए भेज दिया गया। लैम्बोर्गिनी की फर्स्ट कार को 350 जीटी ये नाम दिया गया था। उन्होंने शुरुआत में 13 कार्स बेची। बेशक ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं था,
पर सुपर कार कैटेगरी में रिलीज के बाद ही 13 कार बेचना ये लैम्बोर्गिनी के लिए बहुत अच्छा साइन था और साल भर के अंदर ही लैम्बोर्गिनी ने 120 कार्स प्रोड्यूस की और बेची। इस सेल से लैम्बोर्गिनी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रिस्पेक्टेबल स्टार्ट मिली, लेकिन ये फरारी को उखाड़ फेंकने जैसा नहीं था जिसकी फेरुशियो को उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने 350 जीटी को और बेटर बनाने पर काम करना शुरू कर दिया। इस बीच उनके कुछ टॉप इंजीनियर सीक्रेटली कार को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने लैम्बोर्गिनी के फ्यूचर की कल्पना की जो कि अदर लग्जरियस कारों से कुछ अलग थी और जिन्हें फेरुशियो बनाना पसंद करते थे। इंजीनियर्स ने अपने डिजाइन का निकनेम P400 रखा था जिसे एक रेसिंग कार के रूप में डिजाइन किया गया था और वो जानते थे कि फेरुशियो इसे अलो नहीं करेंगे क्योंकि कुछ सालों पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से फेरुशियो रेसिंग कार बनाने से दूर रहना चाहते थे। पर डिजाइन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपनी डिजाइन फेरुशियो को दिखाई और उम्मीद की कि वो उन्हें कन्विंस करेंगे। उनको लगा था कि फेरुशियो उनके आइडिया के अगेंस्ट होंगे, पर फेरुशियो को अपना कार बिजनेस तेजी से ग्रो करना था और फरारी को पीछे छोड़ना था। और फेरुशियो ने डिसाइड किया कि वो अपनी टीम द्वारा डिजाइन की गई रेसिंग कार का यूज मार्केटिंग टूल के रूप में कर सकते हैं ताकि लोग उनके ब्रांड की चर्चा कर सके। ये नया मॉडल 1966 के जिनेवा मोटर शो के ठीक 2 दिन पहले कंप्लीट हो गया था। इस नए मॉडल को लैम्बोर्गिनी म्यूरा ये नाम दिया गया था और एक चीज जो इस कार को सबसे अलग बनाती थी वो था इस कार का इंजन जो आगे रखने की जगह पीछे रखा गया था ताकि इसके परफॉर्मेंस पर कोई कमी ना आ सके। उस टाइम पे ये बहुत बड़ा इनोवेशन था जिसे पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट करने वाला था। लैम्बोर्गिनी के इस कार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। इसके यूनिक डिजाइन और अच्छी परफॉर्मेंस ने पूरे वर्ल्ड का अटेंशन अपनी तरफ कर लिया था। इसे उस समय की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों में देखा गया था जिसमें इटालियन जॉब ये फिल्म भी शामिल थी और फेमस सेलिब्रिटी ने इस कार को अल्टीमेट शो ऑफ वेल्थ के रूप में अपनाया था और ऐसे ही आगे चल के लैम्बोर्गिनी का कारवा बढ़ता ही गया। दोस्तों 21st सेंचुरी में सुपर कार्स की डिमांड काफी बड़ी है और लैम्बोर्गिनी इसमें सबसे आगे रही है। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी अपने लाइफ में सिर्फ फरारी को पीछे छोड़ने में सफल नहीं रहे। आप देख सकते हैं कि आज लैम्बोर्गिनी मिलियनर्स के लिए सबसे पहली सुपर कार चॉइस बन गई है और लैम्बोर्गिनी वेल्थ तो सक्सेस का सिंबल भी है। अजीब बात है ना। आप सोचिए अगर एंजो फरारी ने फेरुशियो की बात मान ली होती तो लैम्बोर्गिनी की कभी शुरुआत ही नहीं होती। दोस्तों आपको ये लैम्बोर्गिनी की स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाना।